जय हिंद। क्या खबर बानी? सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राजा राज्य एवं एक बड़े गणराज्य के बारे में। किस तरीके से मगध एक बड़ा गणराज्य था, हमारे बिहार में ही वो स्थापित किया गया था। तो उसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। और हम लोग इस क्लास में जानेंगे कुछ इस तरीके से, इन सभी को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है क्या होता है जनपद, और किस तरीके से महाजनपद काम करते हैं, किस तरीके से राजा उस समय टैक्स वसूल करते थे, किस समय राजा द्वारा उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन 10 से 15 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। उससे पहले हम लोग बोर्ड को कुछ इस तरीके से इसको साफ कर लेते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो किताबों एवं कपड़ों से हम लोग क्या जानकारी हासिल करते हैं, किताबों एवं कपड़ों से हमें क्या जानकारी हासिल करते हैं, ये पिछले वाले वीडियो थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या यहाँ पे किताबों एवं कपड़ों से क्या जानकारी मिलती है, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको साफ कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं राज्य राजा एवं प्रथम गणराज। राज्य राजा एवं प्रथम गणराज, तो आप सबको पता है कि प्रथम गणराज, विश्व में प्रथम गणराज के बारे में बात करें तो मगध गणराज सबसे पहले हमारे बिहार से ही आता है। कहाँ से आता है? बिहार से ही आता है। तो कहाँ से आता, प्रथम गणराज कहाँ से आता है? मगध बिहार से आता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन सभी चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं, इन 12 चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से हैं। इसके अलावा भी किस तरीके से, मतलब इनके बीच बीच में किस तरीके से काम होते रहे हैं, उन सबको भी हम लोग समझेंगे। राजा क्या होता है, राजा किस तरीके से होते थे, अश्वमेध यज्ञ को समझेंगे, किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता है, किस तरीके से जानवरों की बलि दिया जाता था, उस समय के राजाओं द्वारा जानवरों की बलि दिया जाता था, आपस में राजा किस तरीके से लड़ाई मार करते थे, उसको हम लोग समझेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण को हम लोग समझेंगे। वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जनपद एवं महाजनपद, ये सब क्या है, इन सब में क्या संबंध है, इसको हम लोग समझेंगे। जनपद एवं महाजनपद में किलेबंदी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे आज की इस क्लास में। और हम लोग समझेंगे कुछ इस तरीके से सेना किस तरह से रखी जाती थी। पुराने ढंग से तो पहले सेना नहीं रखी जाती थी, पहले जो ताकतवर रहता था वही काम करते थे, लेकिन बाद में किस तरीके से सेना को रखा गया, बाद में किस तरीके से ये किया गया, उसको हम लोग समझेंगे। कर को हम लोग समझेंगे, कर किस तरीके से वसूला जाने लगा। पहले जो लोग होते थे राजाओं के पास थोड़ा थोड़ा काम कर देते थे, कुछ अनाज को दे देते थे, इस तरीके से हो जाता था। लेकिन बाद में कर किस तरीके से लग गया, उस समय क्या होता था, पौधे रोपना किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आरंभिक खेती का शुरुआत हुआ, किस तरीके से लोगों ने हल का आविष्कार किया, किस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों ने हल के द्वारा खेती बाड़ी स्टार्ट किया, तो इससे ज़्यादा खेती होने लगा। हम लोग समझेंगे प्रजातंत्र क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इससे जो आगे वाले क्लास होगा उसमें हम लोग फिर इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि हिस्ट्री का 5 क्लास हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये 5वां क्लास है। अगर आप लोग 4 क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सभी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राज्य राजा एवं प्रथम गणराज। राज्य राजा एवं प्रथम गणराज, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो राज्य कोई भी क्षेत्र हो जहां पे जनसंख्या हो, क्षेत्र हो, वहां पे शासन हो, कुछ इस तरीके से क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, राज्य के लिए कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल, जनसंख्या, और तीसरा कुछ इस तरीके से, तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है शासन। क्या आता है? शासन। चाहे वो शासन क्या आता है, तीसरा आता है शासन। चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, कुछ भी हो जाए, मतलब वो उसमें शासन होना चाहिए। और एक आता है जो देश में होता है, संप्रभुता। क्या होता है? क्या आता है? संप्रभुता का अधिकार सिर्फ देश के पास होता है। हमारे देश के पास संप्रभुता का अधिकार सिर्फ है, हमारे राज्य जो भी हैं वो संप्रभुता का अधिकार नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जब लॉकडाउन लगाया जाता था तो पूरे भारत में एकदम छाया रहता था लॉकडाउन। किस तरीके से देख सकते हैं कि जब नोटबंदी हुआ तो कोई राज्य नहीं बोल सकता है कि हम अपने राज्य में नोटबंदी नहीं करेंगे, सभी को करना पड़ेगा। ये सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। राज्य को संप्रभुता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो पुराने राज्य थे
थे, जो पुराने राज्य थे, उसको संप्रभुता का अधिकार, खुद लेने का अधिकार था, क्योंकि उस समय राजा होता था, राजा जो चाहे वो कुछ कर सकता है, संप्रभुता का अधिकार। तो मतलब वो कुछ भी नोटबंदी हो, शराबबंदी हो, कुछ इस तरीके से अगर भारत लेवल में हो, पूरे इंडिया लेवल में हो, तो क्या कर सकता है, संप्रभुता का अधिकार जिसके पास होगा वही वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अगर आप लोग बोलेंगे कि एनआरसी अगर कोई सरकार बोलेगा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन वो कभी रोक नहीं सकता है, लागू होके ही रहेगा। इस तरीके से बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत से मुख्यमंत्री देख सकते हैं कि बोल रहे थे, तो इस तरीके से बोलने से कुछ नहीं होता है। संप्रभुता के अधिकार देश के पास होता है, तो देश जो चाहेगा वही होगा, संविधान जो चाहेगा वही होगा, संविधान के खिलाफ कोई नहीं कर सकता है। चलिए, कुछ इस तरीके से राजा, तो उस समय जो राजा होता था उसी के पास ही संप्रभुता का अधिकार होता था। आज से लगभग कितना साल पहले, 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, कुछ इस तरीके से राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था, उसका क्षेत्रफल होता था, जनसंख्या होता था, शासन होता था, और संप्रभुता का अधिकार भी उसी के पास होता था। एवं प्रथम गणराज हम लोग मगध के बारे में बात करेंगे। मगध जो था ये प्रथम गणराज्य था, विश्व में सबसे पहला गणराज्य मगध को माना जाता है। किसको माना जाता है? मगध को माना जाता है। चलिए, राजा, तो राजा आप लोग समझ गए होंगे कि राजा किसी एक क्षेत्र में जो परंपरागत रूप से चलते रहता है, मतलब उसका बेटा, उसका बेटा, उसका पोता, उसका नाती, उसका लक्कड़, कोई इस तरीके से चलते रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो इस तरीके से राजा का होता है। क्या होता है? राजा, मतलब वंशागत रूप से चलते रहता है। राजा क्या होता है? राजा वंशागत रूप से चलते रहता है। राजा वंशागत रूप से चलते रहता है, वंशागत रूप से चलते रहता है। क्या होता है? राजा वंशागत रूप से चलते रहता है, मतलब उसका बेटा बनेगा, उसके बाद वो उस समय इसी प्रकार के साथ लगभग 300 BC पर कुछ इसी तरीके से चल रहा था। अब बात करते हैं हम लोग अश्वमेध यज्ञ के बारे में। क्या है अश्वमेध यज्ञ? उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी राजा, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एक सरकार दूसरे सरकार के खिलाफ चुनाव लड़के जीतते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं होता था। उस समय अगर किसी जमीन को हथियाना होता था, किसी जमीन को अपने राज्य में शामिल करना होता था, तो उस समय क्या होता था, उस समय के बारे में आप लोग समझिए। तो किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ, इसको हम लोग समझते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो अश्वमेध क्या है? अश्वमेध यज्ञ मतलब जब कोई राजा शक्तिशाली हो जाता था, तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने आप में समाना चाहता था, अपने गणराज्य में शामिल करना चाहता था, अपने जो क्षेत्र था उसमें शामिल करना चाहता था। तो वो क्या करता था? वो अपने जो नौकर चाकर होते थे, जो उसके लोग होते थे, उसके द्वारा एक घोड़े को दौड़ाया जाता था। जिस तरफ से वो दौड़ेगा, उस तरीके से अगर वहां का राजा उसका विरोध नहीं किया, तो क्या हो गया? वो उस राजा जो उस घोड़ा को छोड़ा है, उन लोगों का हो जाएगा। अगर उस घोड़ा को कहीं रोका गया, तो क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ का ये कौन करता था? अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित करता था। क्या करता था? पुरोहित जो लोग होते थे वही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। तो उस राजा को क्या करना पड़ता था? अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। यानी जब कोई राजा दूसरे क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था, तो उसे क्या करना पड़ता था? उसे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उसे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। तो जब कोई राजा दूसरे राज्य को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था, तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था। क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ करता था। इसमें क्या होता था? इसमें वो राजा अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने लोगों सहित एक घोड़े को छोड़ देते थे। क्या करते थे? एक घोड़े को छोड़ देते थे। घोड़े को छोड़ने के बाद क्या करते थे, उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो एक घोड़े को छोड़ देते थे। वो घोड़ा जिस जगह से जाता
था, जाता था वह जगह जगह छोड़े गए घोड़े, क्या, छोड़े गए घोड़े, छोड़े गए घोड़े वाले राजा के होते थे। लेकिन इसका बहुत जगह विरोध भी होता था। क्या होता था? बहुत जगह विरोध भी हो जाता था। तो जब विरोध हो जाता था क्या करना पड़ता था? जब विरोध हो जाता था छोड़े रहते थे, लेकिन जब विरोध जब विरोध हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? अश्वमेध यज्ञ यानी वहां पे लड़ाई मार होता था। अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो राजा घोड़े को छोड़ते थे वो क्या होते थे? वो राजा से शक्तिशाली होते थे। और अश्वमेध यज्ञ को करने वाले राजा और अश्वमेध यज्ञ को करने वाले राजा उस राजा यानी मतलब जिस तरफ जाता था, जिस तरफ वो जाता था घोड़ा, तो उस राजा करने वाले राजा उस राजा से ज्यादा शक्तिशाली, उस राजा से ज्यादा शक्तिशाली क्या होता था? ज्यादा शक्तिशाली होता था। क्या होता था? वो राजा ज्यादा शक्तिशाली होता था। कुछ इस तरीके से इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्ण के बारे में। तो वर्ण की कितनी संख्या है? वर्ण के बारे में बात करें तो वर्ण की 3 संख्या है। वर्ण की 4 संख्या, सॉरी, वर्ण की कितनी संख्या है? वर्ण की 4 संख्या है। वर्ण के बारे में बात करते हैं तो वर्ण की कितनी संख्या है? वर्ण की 4 संख्या है। वर्ण की कितनी संख्या है? वर्ण की 4 संख्या है। वर्ण की 4 संख्या है। तो सबसे पहले वर्ण में कौन आते हैं? तो वर्ण सबसे पहले लिखना किस तरीके से, इसको हम लोग समझते हैं। तो वर्ण का सिद्धांत कौन लाए थे? वर्ण का सिद्धांत पुरोहित लाए थे। इसके अनुसार वर्ण में 4 लोग होते थे। वर्ण में कितने लोग होते थे? वर्ण में 4 लोग होते थे। तो वर्ण सबसे पहले वर्ण कौन लाया था? तो वर्ण पुरोहित लोग लाए थे। कौन लाए थे? वर्ण पुरोहित लोग लाए थे। कौन लाए थे? वर्ण पुरोहित लोग लाए थे। तो क्या क्या किए थे उसमें? उसको सबसे पहला नंबर में आता था ब्राह्मण। सबसे पहले क्या आता है? ब्राह्मण। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है क्षत्रिय। तीसरा आता है वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य। और चौथा क्या आता है? चौथा में कुछ इस तरीके से आता है। क्या आता है चौथा में? कौन आते हैं चौथा में? चौथा में क्षुद्र आते हैं। तो क्या आते हैं चौथा में? चौथा में क्षुद्र आते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्ण के कितने भाग हैं? वर्ण के 4 भाग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। कौन है? क्षुद्र। तो इसके 4 भाग है। 4 भाग है, आप लोग समझ गए कुछ इस तरीके से। वर्ण के कितने भाग है? वर्ण के 4 भाग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। इसकी रचना किसमें मिलती है? इसकी रचना सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। इसके बारे में आप लोग को बताए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता दिए थे उसके बारे में। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं? ब्राह्मण। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण के अंतर्गत कौन आते हैं? देख सकते हैं कि आप लोग ब्राह्मण के अंतर्गत अभी कौन आते हैं, इसके बारे में आप लोग को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो कहते थे कि हम भगवान के माथा से पैदा हैं। क्या से पैदा हैं? भगवान से, माथा के साइड से वो पैदा हुए हैं। ब्राह्मण लोगों का मानना है। क्या मानना है ब्राह्मण लोगों का? ब्राह्मण लोगों का मानना है कि वो भगवान के माथा से पैदा हुए हैं। क्या माथा के पैदा हुए हैं? और वो क्या काम करेंगे? वो क्या काम करेंगे? वो भगवान के माथा से पैदा हुए, भगवान के सिर। क्या? भगवान के सिर से पैदा, भगवान के सिर से पैदा हुआ है। ये किसके अनुसार है? ये वेद के अनुसार है। हम वेद के अनुसार आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है ये वेद से रिलेटेड है। तो वेद के अनुसार हम आपको बता रहे हैं।
तो और यह क्या था, ये वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। ये ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन मतलब उसका गहन अध्ययन करते थे और उसको क्या करते थे, लिखते थे। उसको क्या करते थे, लिखते थे। जब वेदों का ये काम हो रहा था तो क्या करते थे, वह वेदों को लिखते थे। कौन करते थे, ब्राह्मण सिर के माथा से मतलब भगवान के माथा सिर से पैदा हुए हैं और वह वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। दूसरा कुछ इस तरह से आता है, क्या आता है, कुछ इस तरह से क्षेत्रीय लोग कौन होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो क्षेत्रीय कौन होते हैं, क्षेत्रीय होते थे जो राजा होते थे। क्या होते थे, राजा, मतलब वो क्षेत्र में क्या करते थे, प्रभाव करते थे। क्षेत्र में कौन आता है, क्षेत्र में राजा। क्षेत्रीय में कौन आते थे, क्षेत्र में आते थे राजा। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से उस समय बड़े बड़े राजा होते थे, किस तरीके से बड़े बड़े राजा होते थे। वो कौन, उसमें कौन आते थे, क्षेत्रीय। बड़े बड़े राजा होते थे वो क्षेत्र में आते थे। और बहुत से राजा ब्राह्मणों का बात नहीं मानते थे। बहुत से राजा क्या होते थे, ब्राह्मणों का बात नहीं मानते थे। तो वो मतलब उससे इनकार कर दिया जाता है कि हम इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, हम लोग एक समान है, हम लोग समान तरीके से रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से राजा क्या करते थे, राजा अलग अलग जगहों को मतलब अपने गणराज्य में मिलाते थे, अलग अलग तरीके से उसको क्या करते थे, हासिल करते थे। तो क्या हो गया, वो क्षेत्र के अंदर आ गया। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है वैश्य। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है वैश्य। वैश्य के अंतर्गत कौन आते थे उसको हम लोग समझते हैं वैश्य कौन होते थे उसको समझते हैं। तो तीसरा कौन आते हैं, तीसरा आते हैं वैश्य के अंतर्गत कौन आते हैं, जो मतलब उच्चतम प्रकार के किसान होते थे, जो उच्चतम प्रकार के बुनकर होते थे, जो उच्चतम प्रकार के व्यापारी होते थे, वो क्या आते थे, वो वैश्य के अंतर्गत आते थे। किसान व्यापारी एवं अन्य क्या आते थे, किसान व्यापारी एवं अन्य किसके अंतर्गत आते थे, वो वैश्य के अंतर्गत आते थे। क्या आते थे, वो वैश्य के अंतर्गत आते थे। और कभी क्षेत्रीय और वैश्य मतलब और क्षेत्रीय और वैश्य वो क्या करते थे, वो दोनों मिलकर कभी कभी अश्वमेध यज्ञ करते थे। क्या करते थे, वो दोनों मिलकर अश्वमेध यज्ञ करते थे। कभी कभी वो दोनों मिलकर भी कभी कभी शासन चलाया करते थे। और ये दोनों कभी कभी क्या मानते थे, ब्राह्मणों या पुरोहितों को वो लोग नहीं मानते थे कि इसमें कोई भी जन्म के आधार पर इसमें मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी एक ही पैदा हुए, कोई माथा से, कोई ये से, कोई वो से, पैर से पैदा नहीं हुए, हम लोग एक ही पैदा हुए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होते हैं। और तीसरा आता है, और चौथा आता है, चौथा क्या आता है, चौथा आता है क्षुद्र। क्या आता है, क्षुद्र। चौथा आता है क्षुद्र। तो क्षुद्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो क्षुद्र के अंतर्गत वे सब लोग आते थे जो इन तीनों वर्गों के क्या करते थे, इन तीनों वर्गों के सेवा पानी करते थे। क्या करते थे, इन तीनों वर्गों के सेवा पानी करते थे। इन तीनों वर्गों के लोगों को मतलब प्रोत्साहन करना, ये करते थे। उन लोगों के लिए बुनाई का काम करना, उन लोगों के लिए खेती करना, उन लोगों के लिए अलग अलग काम को अंजाम देना कौन करते थे, वो क्षुद्र लोग करते थे। इसी अगर क्षुद्र लोगों का एक काम और भी था स्पेशल, कि वो लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे या जलाते थे। लोगों को दफनाते या जलाते थे। इसलिए उससे बड़े वाले जाति के लोग क्या समझते थे कि ये क्या हो गया है, ये अछूत हो गया है। क्या हो गया है, अछूत हो गया है। तो दलित जो हम लोग अभी देखते हैं, दलित वर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं। तो किस तरीके से दलितों को अछूतों की निगाह से देखा जाता है, इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी तो पैदा हुए हैं, सभी ईश्वर अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। क्या समझ गए हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में। आगे हम लोग क्या समझते हैं, आगे हम लोग समझते हैं जनपद एवं महाजनपद के बारे में। उससे पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 1 2 3। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जन एवं जनपद के बारे में। क्या करेंगे हम लोग बात, जन एवं जनपद के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, जन क्या होता है। जन को हम लोग समझते हैं, जन यानी हम लोग आदमी, इंसान कोई भी हो, आदमी हो मतलब नागरिक हम लोग देख सकते हैं कि जनपद। तो इस तरीके से जन कौन होते हैं, जन मतलब नागरिक होते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो भी लोग होते थे, जो भी किसान होते थे, जो भी पुरोहित होते थे, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो जन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भी नागरिक हो, जो भी प्रजा हो, क्या आते हैं, वो जनपद के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, जनपद के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, जनपद के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जनपद के बारे में। जनपद क्या होता है, जनपद क्या होता है, जनपद
जनपद। जनपद को समझने से पहले हम लोग बता दें कि जनपद इसी से, जब बहुत सारे लोगों का एक गांव होता था तो उस समय क्या होता था, जब बहुत सारे लोगों का एक गांव होता था तो उसमें क्या होता था, उसमें जनपद, जनपद के जो राजा होते थे उसी का अधिकार होता था। पहले राजा जन के अधिकार होते थे, अधिकारी होते थे, जन के अधिकारी होते थे। जब समय समय बदलता गया तो वो क्या हो गए, जनपद के अधिकार होने लगे। मतलब गांव गांव जो हो गए, बड़े बड़े गांव, एक गांव यहाँ, एक गांव वहाँ, एक गांव वहाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब हो गए तो कुछ इस तरीके से अलग अलग गांव के क्या हो गए, वो अधिकारी हुए। अलग अलग गांव के क्या हो गए, अधिकारी हो गए। कौन हो गए, जनपद। कौन हो गए, जनपद। तो जन क्या होते हैं, जन लोग होते हैं। क्या होते हैं, जन लोग होते हैं। लोगों के समूह जब मिल जाते हैं तो जन, मतलब बहुत सारे लोगों के समूह मिल जाते हैं तब उसे जनपद कहते हैं। उसमें क्या करते थे, राजा एक अंडर में लेकर चले आते थे, उसे राजाओं द्वारा संचालित किया जाता था। उसमें कोई भी काम हो, कोई भी विकास का काम हो, राजाओं द्वारा ही होता था। महाजनपद, 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 महाजनपद। महाजनपद को देखिए, जब जनपद जब जनपद बड़ा हो जाता था तो क्या कहलाता था, महाजनपद। जब जनपद बड़ा हो जाता तो क्या कहलाता था, महाजनपद। कुछ इस तरीके से उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि वैशाली जनपद, वैशाली जनपद, इस तरीके से आप लोग को काफ़ी जनपद, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनपद के उदाहरण में आप लोग अगर देखेंगे तो वैशाली जनपद, अंग जनपद, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध जनपद। कुछ इस तरीके से ये बड़े बड़े जनपद थे। क्या थे, बड़े बड़े जनपद थे। क्या थे, ये बड़े बड़े जनपद थे। तो जब जनपद बड़ा हो जाता है तो क्या कहलाता है, महाजनपद। महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब जनपद, महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब जनपद। तो कुछ इस तरीके से मतलब बड़ा जनपद। और हम लोग देखते हैं तीसरा, सेना। सेना को हम लोग देखते हैं तो जब राजा, सेना को हम लोग देखते हैं कि सेना किस तरीके से काम करता है। तो जब सेना मतलब किस तरीके से रखना स्टार्ट किया, जब राजा मतलब थोड़े थोड़े कर लेते थे तो उस समय तो कोई सेना रखने नहीं पाएगा। उस समय तो अपने जो आस पड़ोस हैं उसको तो मतलब वेतन देना तो मुश्किल था। सेना, तो सेना कब रखा गया, सेना जब कर लेना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर के बारे में, उससे हम लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कर यानी टैक्स, कर यानी टैक्स, कर यानी टैक्स, टैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टैक्स क्या है उसको हम लोग समझते हैं, कर यानी टैक्स। तो टैक्स को समझते हैं, टैक्स यानी कर। कुछ इस तरह से मतलब जो भी बोलिए मतलब दोनों में एक ही बात है। तो कर, जब राजाओं को अलग अलग किलों को बनाने का काम होता था, अलग अलग बड़े बड़े भवनों को बनाने का काम होता था, जब अपने राजधानी को घेरने का काम होता था, तो ये घेरता क्यों था इसको समझिए। तो ये क्यों घेरता था, क्योंकि दूसरे जो बाहर के जनपद हैं, महाजनपद हैं, वो उस पर हमला नहीं कर दे, वो इसको फतेह नहीं कर ले, वो उसके इसको जीत नहीं ले, इसलिए वो क्या करते थे, वो अपने क्या करते थे, मतलब अपने किलों को क्या करते थे, पत्थरों से घेर देते थे, बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े ऐसे करते थे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ होगा, इसमें तो ऐसे भी होने वाला नहीं है। इसमें जो स्त्री पुरुष जो भी मर्द औरत है इसको सभी को लगा दिया हुआ है, सभी को झोंक दिया होगा, तभी उसके चारों तरफ चार दीवारी होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान लें एक जनपद है, इसके चारों ओर घेराबंदी करना कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। और कुछ इस तरीके से अपने राजधानी, जैसे यहाँ पे राजधानी अगर इधर हो गया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी किलेबंदी यानी घेराबंदी करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से वो क्या करते थे, किलेबंदी करते थे, तो घेराबंदी करते थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसके लिए उसको रुपया पैसा अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती थी, अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधों जंगलों पत्थरों को काट कर उसको बनाया जाता था। तो उससे क्या लिया जाता था, कर एवं टैक्स। तो किसान से किस तरीके से कर लिया जाता था उसको समझिए। तो किसान से कर लिया जाता था 1/6, मतलब 100% में से, मतलब अगर ये 100% का अगर हम लोग 6 भाग करेंगे तो 6 भाग में से एक भाग क्या लेता था, एक भाग मतलब ये ले लेता था, राजा ले लेता था। मतलब राजा जमीन का उस समय मालिक होता था तो राजा ले लेता था। और जो शिल्पकार होते थे वो अलग अलग प्रकार के जो काम होते थे वो करते थे। जो मजदूर होते थे एक दिन राजा के लिए काम करते थे, जो मजदूर होते थे क्या करते थे, वो एक दिन राजा के लिए काम करते थे। और कुछ अलग अलग प्रकार के जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मतलब कार्य के द्वारा राजा को मतलब खुशी करते थे, राजा को टैक्स के रूप में मतलब वो देते थे। तो किसान क्या देते थे, किसान अनाज देते थे। कुछ इस तरीके से शिल्पकार पशुपालक क्या देते थे, पशुओं को दे देते थे। कुछ इस तरीके से वो अलग अलग प्रकार के ये देते थे। तो टैक्स से हम लोग क्या समझे कि टैक्स को किलेबंदी के लिए, घेराव के लिए, मजबूती करने के लिए उसको लिया गया। उससे क्या किया गया, उससे सेनाओं को भी वेतन मिलना गया, इससे सेनाओं का गठन हुआ। क्योंकि सेना रखना तो कोई आसान बात नहीं है। देख सकते हैं कि एक देश में अभी कितने सेनाओं की जरूरत पड़ती है, कितने किस तरीके से मतलब 14 लाख से भी प्लस सेना है हमारे भारत देश में। तो मतलब किस तरीके का उसमें वेतन देना पड़ता है, किस तरीके के उसमें मतलब एक ढांचा तैयार करना पड़ता है, तब होता है। तो सेना का क्या किया गया, ये किया गया। और मतलब धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया मतलब लोग आक्रमण करने लगे, लोगों का जनपद खतरा पड़ने लगा, तो इससे वो क्या करने लगा, वो सेनाओं का गठन करने लगा। और इसीलिए देख सकते हैं कि मगध जो था,
मगध जो था, मगध इतना पुराना गणराज्य था कि जब सिकंदर जब आया, जब 2300 ईस्वी पूर्व सिकंदर जब आया मगध को फतेह करने का सोचा, तो मगध के सिकंदर का सेना क्या हो गया, सिकंदर का सेना घबरा गया कि हम इसको फतेह करने नहीं पाएंगे, हम इसको फतेह करने नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास हाथियों, रथों एवं लोग चल के जो ये करते हैं, गुप्तियों से हमला करते हैं, इसके काफ़ी सारे सेना मौजूद हैं। तो इसीलिए वो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि उधर सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी के मतलब उस पार से ही वो क्या करके, उस पार से ही वो विजय करके चले गए। जो सिकंदर जो था वो क्या करना चाहता था, पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्या करना चाहता था, पूरे विश्व में अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन मगध की सेना इतनी मजबूत थी, इतने मतलब ये किया गया था, तो इसीलिए सेना का ये करना पड़ता है। तो इतना मजबूत था कि उसको मतलब आने मतलब हमला तो थोड़ी छोड़िए, मतलब उसको वहीं से भी उसको भागने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। तो सेना का किस तरीके से किया जाता था, इसके आप लोग को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पौधे रोपण। जब पौधे रोपण को हम लोग समझते हैं, क्या होता है पौधे रोपण। पौधे रोपण क्या हुआ, पौधे रोपण। तो चलिए हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग, पौधे रोपण को समझते हैं। तो पौधे रोपण क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो पौधे रोपण जब देख सकते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे, लोगों के खाने के अनाज की जरूरतें बढ़ने लगे, तो इससे क्या हुआ, इससे उन्नत प्रकार की खेती को करने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। इससे किसानों को लगा कि इससे उन्नत प्रकार का खेती करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि धान का रोपण किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कुसियार का रोपण किया जाता है, गन्ना का रोपण किया जाता है, अलग अलग प्रकार की रोपण किया जाता है, अनानास का रोपण किया जाता है। इसको आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार का होता है, इतना बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग खुद टैलेंटेड हो। तो पौधे रोपण, क्या पौधे रोपण, तो पौधों को क्यों रोपण किया गया, जब जनसंख्या बढ़ा तो उसके उत्पादन के लिए मतलब अनाजों का भंडारण ज्यादा करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, पौधे रोपण से अनाजों में अधिक उत्पादन हुई, अनाज की अधिक उत्पादन हुई, अनाज की अधिक उत्पादकता, क्या हुई, अनाज की अधिक उत्पादकता होने लगी पौधे रोपण से। अब बात करते हैं प्रजातंत्र के बारे में। तो प्रजातंत्र को समझने के लिए हम लोग समझते हैं मगध को, हम लोग समझते हैं तो मगध में कितने सारे शासक हुए उसके बारे में तो डिटेल जानकारी नहीं मिलता है। उसमें जो कोई कठोर शासक मिलते हैं, कोई जो मतलब महान शासक मिलते हैं, उसमें आते हैं, क्या आते हैं, बिंबिसार। क्या आते हैं, सबसे पहला शासक हम लोग बात करते हैं बिंबिसार आता है, अजात शत्रु आते हैं, बिंबिसार आप लोग को लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्या आता है, मगध का शासक बिंबिसार, अजात शत्रु, बिंबिसार अजात शत्रु कुछ इस तरीके से आते हैं। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है अशोक, जिसे सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सम्राट अशोक के भी नाम से जाना जाता है। तो मगध में कुछ इस तरीके से 1500 साल पहले कुछ इस तरीके से राजा प्रथा का समाप्त हो गया था। क्या हो गया था, 1500 ईस्वी पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट में राजा प्रथा का समाप्त हो गया था। तो कुछ इस तरीके से इस समय जो था, इस समय ये राजा थे, इस प्रकार के राजा थे 2300 वर्ष में। तो इस समय मगध काफी मजबूत था, और कुछ इस तरीके से सिकंदर को किस तरीके से आने से पहले ही उसको घुमा दिया था, किस तरीके से सिकंदर के सेना ने पहले ही हार मान लिया था कि हम लोग फतेह तो छोड़िए, हम लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। किस तरीके से वहां पे हाथियों का लश्कर है, किस तरीके से वहां पे रथों द्वारा हमला किया जाएगा, किस तरीके से पैदल सैनिकों द्वारा हमला किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसलिए उन्होंने भाग गया था, वो उधर ही रह गया। जो पूरे दुनिया का सोचा था वो क्या किया, मगध को भी क्या नहीं करने पाया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं, जो इतिहास के हिसाब से है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मगध क्या था, सबसे पहला गणराज्य था, प्रजातंत्र, सबसे पहला क्या था, प्रजातंत्र था। और अशोक ही एक ऐसा युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें एकदम हजारों लाखों पुरुषों को मारा गया, हजारों स्त्रियों को मारा गया, हजारों बच्चों को मार दिया, हजारों गर्भवती महिलाओं को मार दिया गया। इससे क्या किया, सम्राट अशोक ने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म या जैन धर्म अपना लिया, और इससे वो सन्यासी बन गया कि हम जिंदगी भर कभी और युद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अगले क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के
संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास अब आने वाला है 5 पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का 5 क्लास आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे MTS, SSC, CHSL, SSC GD, SSC CGL अलग अलग प्रकार के एग्जाम के रिलेटेड से वीडियो बनाते हैं। तो मतलब जो भी इसको देखेगा तो इससे मतलब काफ़ी उसको नॉलेज हासिल होगा। और यहाँ पे बिहार दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से काफ़ी यहाँ पे एग्जाम के लिए ये मतलब हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मतलब इसमें अलग अलग देख सकते हैं कि अलग अलग क्लास को यहाँ पे कराया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का 3 क्लास, जनरल साइंस, ये तीनों कराया जाता है। सोशल साइंस का पूरा क्लास, कुछ इस तरीके से मैथ नहीं कराया जाता है, क्योंकि सभी एक आदमी तो कुछ सब कुछ कर नहीं सकता है। तो मैथ को हम लोग बहुत जल्दी ही एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।